हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास के इकोनॉमिक्स का पॉवर्टी एज अ चैलेंज जो चैप्टर है उसको। ठीक है, इस वाले चैप्टर के हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज इस वाले वीडियो में हमें अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे जो पहले जो टॉपिक हमने कवर किए थे उसमें था हमारा व्हाट इज पॉवर्टी। ठीक है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो पॉवर्टी है वो क्या है और किन लोगों को हम पॉवर्टी लाइन से नीचे कंसीडर करेंगे और किन लोगों को हम पॉवर्टी लाइन से ऊपर कंसीडर करेंगे। इस वाले टॉपिक को हमने कवर कर लिया, किस स्टेट में कितनी ज्यादा डिस्पैरिटीज है एंड वर्ल्ड को लेकर कितनी ज्यादा डिस्पैरिटीज है, ये सारी चीजें हमने क्लियर कर दी। आज हम इस वाले जो टॉपिक में कवर करने वाले हैं इसके चैलेंजेस को, कि जो पॉवर्टी है हमें इसको लेकर क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपना आज का नया टॉपिक। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक था वो है कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। तो क्या क्या कॉजेस है जिनकी वजह से हम इन चीजों को फेस कर रहे हैं और हमारे जो एंशिएंट टाइम से जो चीजें चली आ रही है क्या उनका भी इफेक्ट हमारे इस टॉपिक पे पड़ता है या नहीं पड़ता। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अ की हिस्टोरिकल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू पॉवर्टी इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड व्हिच हार्म ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड हिंडर्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जब ब्रिटिश हमारे टाइम में आए थे तो बहुत उस टाइम पर सिचुएशन ऐसी बनी थी, वो बहुत सारी चीजें यहाँ से लेकर भी गए थे और ऐसा नहीं सिर्फ लेकर गए, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ देकर भी गए थे। इंडस्ट्रीज सेटअप करी थी, तो उनका जो मेन पॉइंट था इंडस्ट्रियल सेटअप करना इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से जो पॉवर्टी थी वो हमारी रिड्यूस हुई है। क्यों? उससे पहले सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, अब एग्रीकल्चर में लगे हुए तो उनके जो वेजेस है उतनी उनको नहीं मिल पाती थी। इसलिए हमारा जो एक कॉमन फैक्टर था एग्रीकल्चर लेबर था, जो हमें किसमें वनरेबल ग्रुप में काउंट किया जाता है, जो कि हमारा पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है। कि इस लाइन में जो लोग होते हैं उनको हम गरीब कंसीडर करते हैं, पुअर कंसीडर करते हैं। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे उस टाइम पर उन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ करी, इंडस्ट्रीज को इंडिया के अंदर सेटअप किया, जिस वजह से जो लोग थे वो एग्रीकल्चर को छोड़ छोड़कर किस साइड जाने लगे थे, वो जाने लगे थे इंडस्ट्रीज में। उनको जॉब मिलने लगी थी, उनके जो वर्किंग कंडीशन थे वो अच्छी होने लगी थी। तो एक पॉइंट ये भी था हमारा गरीबी को हटाने का। ठीक है, तो ये क्या था हमारा गरीबी को हटाने का, जिसकी वजह से हमारे जो इकोनॉमिक है उसका भी क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये हिस्टोरिकल की फैक्टर था, ये की था जिसने हमारे हिस्ट्री से लेके हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए हमें पुश किया था, जिसमें इंडस्ट्री लगी थी, सेटअप हुआ था। लोग, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास काम नहीं थे, जो लैंडलेस लेबर थी, उनके पास में वो किसी दूसरे के यहाँ पे जाकर भी काम नहीं कर सकते थे। जाते थे, ऐसा नहीं है नहीं जाते थे, जाते थे, बट उनको जितनी वेजेस मिलनी चाहिए ना उतनी उनको मिल नहीं पाती थी। तो उस कंडीशन में अब उनके पास में एक अदर ऑप्शन था कि वो इंडस्ट्री में जाकर वर्क कर सकते हैं। ओके, और सेकंड था हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ तो हमारे एक वो फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे जो पॉवर्टी लाइन है वो उसकी जो ग्रोथ थी वो बढ़ी थी। कैसे? देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ alongside slow economic progress has resulted in a very low increase in income per person which has continued to fuel poverty। जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी इसमें देखो सिंपल सी चीज है, जहां पर लोग बढ़ेंगे जो रिसोर्सेज है वो कम होते जाएंगे। आज के टाइम में हमारे पास चाहे कितने भी रिसोर्सेज क्यों ना हो, बट उसके साथ साथ में हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी तो बढ़ रही है ना। जहां 100 लोग थे वहीं सीधा के सीधा 1000 लोग जा रहे हैं। जो लैंड एरिया है जिसपे हम जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है, जहां हम एग्रीकल्चर ग्रोथ कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, वो एरिया तो हमारे पास में फिक्स है ना, वो एरिया तो नहीं बढ़ रहा, बट साथ ही साथ हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। अब रिसोर्सेज तो हमारे पास कुछ ही अमाउंट में है, जबकि पॉपुलेशन क्या है हमारी बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज बढ़ रही है, तो उसके कंपैरिजन हमें क्या फेस करने को मिलता है, पॉवर्टी फेस करनी पड़ती है। देखो, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ अलोंगसाइड स्लो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है और इकोनॉमिक जो है वो हमारा क्या हो रहा है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमारी डाउन हो रही है, स्लो ग्रोथ हो रही है इकोनॉमिक की। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है जो हमारी पर पर्सन की इनकम है वो डाउन हो जाती है। हैज कंटिन्यू टू फ्यूल पॉवर्टी, जिसकी वजह से ये फ्यूल पॉवर्टी है। फ्यूल पॉवर्टी कैसे है, क्योंकि अब लोगों को सैलरी कम मिल रही है। देखो सिंपल सी चीज है, एक जो ओनर होता है ना किसी भी कंपनी या फैक्ट्री का, कहीं का भी जो ओनर होता है वो हमेशा ये चाहेगा जो उसकी लेबर है ना वो कम कॉस्ट में काम करे, उसको जो उनके वेजेस है वो कम अमाउंट में देनी पड़े। और हमेशा जो एक वर्कर होगा वो ये चाहेगा उसका ओनर उसको ज्यादा सैलरी पे करे। जो काम करने वाला है वो तो हमेशा ये चाहेगा ना मुझे उस काम के बदले में ज्यादा पैसे मिले, और जिसके हम काम कर रहे हैं वो हमेशा ये चाहेगा कि मुझे चीप और सस्ती लेबर मिले।
चीप और सस्ती लेबर मिले, मतलब दोनों साइड ये है कि दोनों अपना अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। अब उसका ओनर का प्रॉफिट इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐसे एक काम को करने के लिए, सिर्फ सेम काम को करने के लिए उसके पास में 10 लोग अवेलेबल है, ठीक है। और लोगों को मजबूरी में काम करना पड़ता है। क्यों मजबूरी में काम करना पड़ता है? क्योंकि उनके पास अदर ऑप्शन नहीं है। अगर एक पर्सन कोई ऐसा है, उसको डिनाई भी करता है कि नहीं हमें ये काम नहीं करना, इसके जो वेजेस मिल रहे हैं वो कम अमाउंट में मिल रहे हैं, तो दूसरा पर्सन ये बोलेगा कि ठीक है एटलीस्ट कुछ ना मिलने से सही तो कुछ तो है जो हमें मिल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उनको कम वेजेस में भी काम करना पड़ता है। और ये सारा हो रहा है किस वजह से? ये सब कुछ हो रहा है हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक वो रीजन है जिसकी वजह से हमारी जो पॉवर्टी है वो बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अर्बन पॉवर्टी। देखिए अर्बन पॉवर्टी कैसे बढ़ती है? इनिशियली अ रूरल इश्यूज पॉवर्टी इज नाउ प्रेवलेंट इन अर्बन एरियाज विद मैनी लिविंग इन स्लम्स ड्यू टू लैक ऑफ जॉब्स। देखो अर्बन, अर्बन का मतलब होता है सिटीज, लोग गांव में रहते हैं, अब गांव से लोग शहरों की तरफ भागते हैं। क्यों? गांव में एग्रीकल्चर था, अब लोग एग्रीकल्चर की तरफ कम जाते हैं। वो लोग कम चाहते हैं कि वो खेतों में काम करें, उनको जॉब चाहिए, नई नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, और रूरल एरिया में इतनी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल नहीं पाती है। तो उस कंडीशन में वो लोग रूरल एरिया से अर्बन की तरफ भागते हैं। जब सारे लोग रूरल एरिया से अर्बन की तरफ आ जाते हैं, और अर्बन में क्या है, एक लिमिटेड लैंड फॉर्म है। क्या है? एक लिमिटेड लैंड फॉर्म है, और वो सारे के सारे इस छोटे से एक एरिया में आकर रह रहे हैं। अब ये लैंड एरिया थोड़ी भी इंक्रीज होगा, ये लैंड एरिया तो जितना था उतना ही रहेगा, फिर उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती, ठीक है। क्या नहीं मिल पाती? रहने के लिए उनको एक सेकेंड, रहने के लिए उनको क्या नहीं मिल पाती? रहने के लिए उनको जगह नहीं मिल पाती। तो उसलिए वो क्या करते कहीं, और गांव से जब वो आया रूरल एरिया से अर्बन में आया, तो उनके पास में इतने इनकम भी नहीं होती कि वो कहीं रेंट पे ले सके, और रेंट पे लेना भी चाहे तो उनको कोई देगा नहीं, क्योंकि उनका इंट्रो नहीं हुआ होता किसी से, कोई उन्हें जानता नहीं है। तो उस कंडीशन में वो कहीं भी रोड साइड एक छोटी सी झुग्गी वगैरह डालकर रहने लग जाते हैं। अब उनके गांव के जितने भी लोग आते हैं तो वो सारे उन्हीं के साथ रहने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, अर्बन एरिया में एक बहुत ही बड़ा स्लम एरिया बन जाता है। अब यहाँ पे उन्हें अच्छी जॉब लोगों को मिलती नहीं है, तो वो छोटे मोटे काम करते हैं, जिसकी वजह से शहरों में क्या होता है, स्लम एरिया इंक्रीज हो जाता है। ओके, क्या बन जाता है? एक स्लम एरिया बन जाता है ड्यू टू लैक ऑफ जॉब, क्योंकि गांव में उनको जॉब्स नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी इतनी मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से वो लोग कहाँ भागते हैं? अर्बन एरिया की तरफ भागते हैं, ठीक है। तो एक ये पॉइंट हो गया कि शहरों में पॉवर्टी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जब गांव से लोग माइग्रेट करके शहरों की तरफ आते हैं, अर्बन एरिया में आते हैं, और अर्बन एरिया में आने के बाद उनको जॉब तो यहाँ भी उतनी आसानी से नहीं मिलेगी ना, उसके लिए भी उनको पहले उनकी जान पहचान होनी चाहिए, तब जाकर कहीं मिलेगी। नेक्स्ट आपका irrigation and green revolution. While the green revolution created agriculture job benefits were limited to specific regions, leaving many unemployed in this sector. देखिए जब irrigation हुआ था या फिर green revolution आया था, तो उस टाइम पर भी चीजें क्या थी कि ऐसा नहीं है कि green revolution का कहीं भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं हुआ, किसी को भी प्रॉफिट नहीं हुआ। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये कुछ ऐसे स्टेट थे जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट जो था वो बहुत अच्छा रहा था, बट ये इवनली नहीं रहा था, इसका जो इफेक्ट था वो अनइवन हुआ था। कुछ को तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा, जिनकी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा हो गई, और कुछ पे इसका बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि जो इसके HYV सीड्स थे ना, उनका प्राइस बहुत ज्यादा हाई था, जो हर कोई बाय नहीं कर सकता। तो इसका ये फर्स्ट पॉइंट था पॉवर्टी बढ़ाने का। तो कुछ ने तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर लिया, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बट कुछ स्टेट ऐसे थे जिनकी ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो पाई थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को भी अगर हम बोला जाए तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं था, कुछ के लिए तो अच्छा था बट बाकी के लिए अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से क्या था, जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो बढ़ गई थी, ठीक है। इनसफिशिएंट जॉब क्रिएशन, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर लेड टू लो इनकम जॉब्स एंड स्लम लिविंग। देखिए लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो पब्लिक हो या फिर वो प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों में ही सिर्फ लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उसमें भी पब्लिक ज्यादा है करने वाली और जॉब कम है, तो वो लो इनकम कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको लो इनकम पर जॉब करनी पड़ जाती है, और जिसकी वजह से क्या, एक स्लम लिविंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। और ये स्लम लिविंग सिस्टम ही हमारा किस साइड आ जाता है, पॉवर्टी में आ जाता है।
ओके। अनइक्वल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, और जो हमारे रिसोर्सेज का भी डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इक्वली नहीं है। रिसोर्सेज का भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारा, अनइक्वल है। किसी के पास ज्यादा रिसोर्स है, किसी के पास में कम रिसोर्स है। कैसे, imbalance in land and resources distribution result is high poverty and income inequality। फर्स्टली रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, सबके पास में सेम रिसोर्सेज नहीं है, और जिनके पास में जो कुछ रिसोर्सेज है तो वहां के जो कुछ हाई क्लास लोग हैं, रिच लोग हैं, उन सब ने रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल कर रखा है। पब्लिक तक तो वो पहुंच ही नहीं पाते, सारे जितने भी रिसोर्सेज उनके पास है सिर्फ हमारी कंट्री के पर्टिकुलर सिर्फ कुछ लोगों का ही उस पे एडॉप्शन है, सिर्फ वो पर्टिकुलर कुछ लोगों के ही हाथों में है, जो पब्लिक तक उसको पहुंचने ही नहीं देते। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, हाई पॉवर्टी है, और उनकी जो इनकम है, इनकम में भी इनइक्वालिटी है, मतलब फीमेल्स को कम वेजेस दिए जा रहे हैं सेम वर्क के, और मेल्स को ज्यादा दिए जा रहे हैं, तो हमें इनकम में भी इनइक्वालिटी फेस करने को मिलती है। ये सारे वो रीजन है जिसकी वजह से हमारी जो पॉवर्टी है वो बढ़ रही है। Ineffective land and reform. Land reform aim to redistribution have been poorly implemented, failing to reduce rural poverty. Land reform का मतलब ये क्या है कि इसको दोबारा से redistributed किया जाए, redistribution किया जाए, have been poorly implemented, failing to reduce rural poverty, जिसकी वजह से जो गांव में पॉवर्टी है वो थोड़ी सी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, अगर हम दोबारा से लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो। Social and religious expenses. The poor often incur social and religious expenses, worsening their financial strain. अब कुछ हमारी सोशली और रिलीजियस चीजें ऐसी हो जाती है जो हमें ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। अगर कोई पर्सन पुअर है, कोई पर्सन गरीब है, वो नहीं चाहता करना, बट उसको अपने उस समाज, उस सोसाइटी में रह रहा है, उसके रिलीजियस में ऐसा है तो उसको वो करना पड़ता है। मान लो शादी है में कोई बहुत ज्यादा गरीब है, पुअर है, वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है इतना, बट उसको फिर भी, उसकी बेटी है तो उसको दहेज देना पड़ेगा, चाहे थोड़ा ही देना पड़े, जिसकी वजह से उसकी जो कंडीशन है वो और ज्यादा बेकार हो जाती है। किसी की डेथ होना, किसी की डेथ के बाद जो तेरहवीं होते हैं सबको खाना खिलाना, उसके बस की नहीं है सबको खिलाना, वो नहीं कर सकता, बट जिस सोसाइटी में रह रहा है वहां पर ऐसे ही होता है, उसके रिलीजियस में ऐसा ही होता है, तो उसको कैसे भी करके उन चीजों को फॉलो करना पड़ता है, और इन चीजों को फॉलो करना पॉवर्टी लाइन को बढ़ावा देता है। अब वो मान लो किसी से पैसे वगैरह क्रेडिट करके, लोन लेके, उधार लेकर वो उस काम को करेगा, बट उसके बाद में फिर उसको चुकाना तो पड़ेगा ना, उसको पे तो करना पड़ेगा ना, और वो एक जो लाइन होती है ना फिर वो ऐसे मूव कर जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है, मतलब वो गरीबी की लाइन में नीचे ड्रॉप होता हुआ वो पर्सन चला जाता है। तो ये सोशली और रिलीजियसली कहीं ना कहीं जो एक्सपेंस है इसकी वजह से भी हम गरीब होते हुए चले जाते हैं। इंडेप्टेडनेस, स्मॉल फार्मर्स एंड पुअर ऑफन बोरो मनी फॉर द फार्मिंग एंड बेसिक नीड्स बट हाई डेट ट्रैप्स देम इन पॉवर्टी। कई बार क्या होता है कि हम जो स्मॉल फार्मर्स है उनके पास में इतना पैसा नहीं है, वो दूसरों से बोरो कर लेते हैं, वो उधार ले लेते हैं पैसा, और बाद में वो उस पैसे को उधार को चुका नहीं पाते। जो बोरो मनी है उनके पास में, उस बोरो मनी को वो जिस लैंड ओनर से उन्होंने लिए थे वो उसको रिटर्न नहीं कर पाते। अब रिटर्न नहीं कर पा रहे तो जो डेट था वो उनके ऊपर चढ़ता रहता है, तो मतलब जो उन पर डेट है वो उनके ऊपर चढ़ता है, वो उसको पे नहीं कर पाते। इस केस में जो उनके पास छोटी मोटी जमीन भी होती है वो उसको भी उनको देनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो डेट लिया था, जो कर्जा लिया था, वो उसको रिटर्न नहीं कर पाए। अब ये कैटेगरी भी कहाँ आ गई, हमारी पॉवर्टी में आ गई। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कॉजेस थे जिनकी वजह से क्या करना पड़ा हमें, लोग जो है वो गरीब होते जा रहे हैं। तो एक बार इसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को हम अपने। देखिए, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी सेम वही है कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने हर चीज पर अपना कंट्रोल कर लिया था, सारी चीजें इनडायरेक्टली किसके कंट्रोल में चली गई थी, ब्रिटिशर्स के। जो लोग इंडस्ट्री, देखो थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था सही था, सारा लॉस था, उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप करी, लोगों को काम मिला, थोड़ी बहुत वेजेस भी मिल रही थी, बट जितनी वेजेस वो चाहते थे उतनी उनको नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, जबरदस्ती का काम करवाना था, हर चीज पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया था, जिसकी वजह से लोग ज्यादा गरीब हो गए, और उनके पास चाहे खाने को अपने लिए हो या ना हो, बट उनको टैक्स पे करना ही करना था, जिसकी वजह से ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से हम क्या हुए, गरीब होते हुए चले गए थे। मतलब हमारे पास इतना, हमारे खेत में इतनी कल्टीवेशन नहीं हुआ जितना हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस टाइम पर जो हमारा इकोनॉमिक का डेवलपमेंट हुआ पर बहुत ही लो लेवल पर हुआ। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनी पीरियड विच हार्म्ड ट्रेडिशनल क्राफ्ट, हमारे जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट थे उनको भी हार्म हुआ, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो हुई, बट साथ ही साथ हमारी जो अदर चीजें थी उनको भी नुकसान पहुंचाया गया।
पॉपुलेशन ग्रोथ सिंपल सी चीज है, इसको तो नॉर्मली भी आप लोग लिख सकते हो। पॉपुलेशन तो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमारे लिमिटेड ही है, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा लिमिटेड रिसोर्स पर पॉपुलेशन के बढ़ने से। तो जिससे क्या है, गरीबी जो है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, जैसे और नेक्स्ट था ये हमारा अर्बन। जब लोग जॉब के चक्कर में, वर्किंग कंडीशन के चक्कर में रूरल एरिया को छोड़ छोड़कर शहरों में आ जाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ जॉब है, बट जब यहाँ उन्हें जॉब नहीं मिलती है, उनके पास में मनी भी नहीं होता, तो वो एक रोड साइड किनारे झुग्गी वगैरह डालकर रहने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाता है, स्लम एरिया। ग्रीन रेवोल्यूशन का कुछ स्टेट में तो काफी अच्छा फर्क इफेक्ट पड़ा था, बट कुछ पे ज्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ा था, जिसकी वजह से उन स्टेट में जहां इसका इफेक्ट अच्छा नहीं था, वहां पर पॉवर्टी जो थी वो बढ़ गई थी। इनसफिशिएंट जॉब क्रिएशन, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर नहीं है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के लिए बराबर नहीं है, लोग ज्यादा है, जॉब कम है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब जॉब कम है तो जो ओनर होता है वो चाहता है मैं कम पैसे में लोगों को रखूं, और लोग फिर वहां काम करते हैं, तो उनकी जो लाइफ कंडीशन है वो सही नहीं चलती है। अनइक्वल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, पर्टिकुलर सिर्फ कुछ लोगों ने उन सब पे अपना कंट्रोल कर रखा है। इफेक्टिव लैंड रिफॉर्म, जो लैंड हमारे पास में है, लैंड रिफॉर्म्स का एम ये होना चाहिए कि इसको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाए, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो बहुत ज्यादा लैंड है, कुछ के पास में, कुछ लोग बिल्कुल ही लैंडलेस है, उनके पास में जमीन ही नहीं है। सोशल एंड रिलीजियस एक्सपेंस, हमें सोचते जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना चाहते हुए भी कुछ चीजें हमें करनी पड़ती हैं सोसाइटी और अपने रिलीजियस को देखते हुए। डेट, जब हम किसी से पैसे उधार ले लेते हैं और हम उसको चुका नहीं पाते हैं तो उसको डेप्ट बोलते हैं। इसकी वजह से हम नीचे दबते हुए चले जाते हैं। तो ये वो कॉजेस है जिसकी वजह से हमें क्या फेस करनी पड़ती है, पॉवर्टी, गरीबी, हम पुअर बनते हुए चले जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटी पॉवर्टी मेजर्स। तो देखिए हमारे पास ये एंटी पॉवर्टी मेजर्स हैं। India's development strategy aims to remove poverty, focusing on economic growth and target anti-poverty programs। तो यहाँ पर एंटी पॉवर्टी मेजर्स है जिसमें हमें टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स पे फोकस किया गया है कि हम इसको खत्म कैसे कर सकते हैं। पहले हमारा एंटी पॉवर्टी मेजर्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स पढ़ेंगे कि हम इसको खत्म कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। फॉर 30 years until the early 1980s, India had low per capita income growth। 30 years में 1980 से अगर हम देखें तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत ही ज्यादा लो थी। पर कैपिटा इनकम कैसी थी इनकी, पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ जो थी वो बहुत ज्यादा कम थी। एंड लिटिल पॉवर्टी रिडक्शन, और पॉवर्टी का जो रिडक्शन था वो भी बहुत ज्यादा कम था। देखो सिंपल सी चीज है, जब वो इनकम ही कम है तो पॉवर्टी का रिडक्शन भी तो कम ही होगा ना। लोग गरीब तो है तो गरीब ही रहेंगे, बहुत कम अमाउंट में ये गरीबी खत्म हो रही थी। ऑफिशियली पॉवर्टी रेट्स वर अबाउट 45% इन द 1950 में। ऑफिशियली अगर हम देखें पॉवर्टी रेट जो था वो कितना था हमारा, 45% था कब, 1950 में। एंड रिमेन स्टैग्नेंट अंटिल द अर्ली 1980s, और ये 50 से 80 के बीच में सेम रहा। 1950 से 80 के बीच में जो हमारा पॉवर्टी रिडक्शन था वो कितना था, 45% था, मतलब सेम था। उसके 80 के बाद में ये थोड़ा सा रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ ये हमारी हिस्टोरिकल चीज थी, कब तक हमारी, कब से कब तक जो पॉवर्टी थी वो हमारी स्टैग्नेंट सेम रही थी। इकोनॉमिक ग्रोथ since the 1980s, India's economic growth has accelerated, reaching about 6% during the 1980s and 1990, significantly contributing to poverty reduction. Economic growth expands opportunities and provides the resources for investing in human development, including education. उसके बाद 80 के बाद, ठीक है, 80 के बाद 99 तक आते आते जो पॉवर्टी रहती है हमारी वो 6% रिड्यूस हुई थी। ठीक है, रीचिंग 6%। और ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हमने ह्यूमन डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया था, साथ ही साथ हमें एजुकेशन पे भी फोकस करना
शुरू कर दिया था, तो जिसकी वजह से हमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिली और जो हमारी पॉवर्टी था वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ था। ओके, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड पॉवर्टी। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर हैज बीन स्लोअर देन एक्सपेक्टेड, इम्पैक्टिंग द रूरल पुअर हु डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। एग्रीकल्चर एंड पॉवर्टी में देखें तो जो ग्रोथ एग्रीकल्चर की थी ना, वो भी बहुत स्लो रेट से बढ़ रहा था। एग्रीकल्चरल जो हमारी ग्रोथ थी वो भी कैसे बढ़ रही थी, बहुत ही ज्यादा स्लो रेट से बढ़ रही थी, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि हमें रूरल एरिया में पॉवर्टी को फेस करना पड़ा था, कि जिसमें सारे के सारे जो अपनी लाइवलीहुड के लिए वो किस पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर के लिए डिपेंड थे। ठीक है, एग्रीकल्चर में लोग ज्यादातर किस पे डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। ओके, आई होप आपको इतनी जितनी अभी तक मैंने चीजें कराई हैं वो सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अभी देखिए हमें टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स देखने थे, हमें ऐसे कौन से प्रोग्राम है जिनको फोकस करके हम अपनी ये जो एंटी पॉवर्टी मेजर्स थे उनको हम खत्म कर सकते हैं। एग्रीकल्चर पढ़ा हमने, ठीक है, हमने कौन कौन से पढ़े, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ा जिसको हमें खत्म करना है धीरे धीरे करके, इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ी, एग्रीकल्चर पढ़ा, तो इनको हमें क्या करना है, इनको हमें खत्म करना है। उसके लिए हमने कुछ टारगेट फिक्स किए हैं कि इन टारगेट्स के थ्रू हम इनको खत्म कर सकते हैं, ये जो पॉवर्टी है, गरीबी जो है इसको खत्म कर सकते हैं। देयर इज अ नीड फॉर टारगेटेड पॉवर्टी प्रोग्राम्स टू एड्रेस द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बेनिफिटिंग द पुअर। कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं, ऐसी चीजें चलाई गई है शॉर्ट टाइम के लिए, जिसकी वजह से हमारे कंट्री में जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, वो क्या हो सकती है, वो खत्म हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। उसके लिए देखो हमने सबसे पहले जो चलाया है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके अंदर में क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं मनरेगा। इसमें क्या है, ये 2005 में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था, 2005 में। इस प्रोग्राम में क्या है, प्रोवाइड 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पर हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिजर्विंग 1/3 ऑफ जॉब्स फॉर विमेन। इसमें क्या है, लोगों को 100 दिन काम मिलेगा, ठीक है, 100 दिन काम मिलेगा तो 100 दिन उनको वेजेस भी मिलेगी, और वुमेन्स के लिए 1/3 जो सीट्स थी जॉब्स के लिए वो रिजर्व भी की गई थी। अब देखो 100 दिन काम मिलेगा तो उनको सिंपल सी चीज है, उनकी लाइफ कंडीशन जो है वो अच्छी हो जाएगी। जिन लोगों को बिल्कुल भी काम नहीं मिलता था, अब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बेसिक 100 डेज ही मिले जिसके उनको वेजेस मिलेगी। ठीक है, कहाँ पर, रूरल एरियाज में। तो ये मनरेगा थी, हमारी मनरेगा की पॉलिसी ये थी कि लोगों को 100 डेज काम मिलेगा साल भर में, और वुमेन्स के लिए 1/3 जो सीट्स थी वो भी रिजर्व की जाएंगी जॉब्स में। सेकेंड था एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड विद 23% SC, 70% ST एंड 53 विमेन पार्टिसिपेशन। और इसमें जो विमेन होगा कितना होगा, टोटल 4.78 करोड़ हाउस होल्ड इसमें जुड़े हुए होंगे, जिसमें 23 SC है, 70% ST है और 53 कौन है, हमारी विमेन पार्टिसिपेट करेंगी। The average wages increased from 65 in 2006 to 7 to rupees 130 in 2013 to 14. With recent wages revision up to 281 days in हरियाणा। देखिए पहले क्या था, हरियाणा के अंदर 65 रुपीज मिलते थे 6 to 7 के टाइम पर, 2006 से 7 के टाइम में कितने पैसे मिलते थे, 65 रुपीज मिलते थे। फिर ये बढ़कर 13-4 में कितना हो गया, 132। ठीक है, मतलब जितना कम था पहले था उससे ज्यादा हो गया। फिर रिसेंट उनको जो वेजेस मिल रही है वो मिल रही है 281, मतलब कितनी कम थी 65 से, अब जो मिल रही है वो पहले के कंपैरिजन में काफी बेटर है। ओके, तो ये है हमारी कुछ पॉलिसीज जो ये है टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम जो चलाए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों की जो कंडीशन है वो पहले से ज्यादा बेटर हो सके, और जिस गरीबी को फेस कर रहे हैं उससे वो थोड़ा सा बाहर निकल सके। ओके, है अदर की स्कीम, और भी बहुत सारी की स्कीम है जो हमारी गवर्नमेंट ने चलाई है लोगों की काम अच्छे के लिए, ताकि उनको प्रॉफिट हो, जो वो गरीब है उससे वो बाहर आ सके, और जो पॉवर्टी लाइन है वो कंट्री में रिड्यूस हो सके। और सेकेंड देखिए प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY, ये 1993 में चलाई गई थी। इसका जो एम था वो था क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेटेड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन। 1993 में चलाई गई थी PMRY,
प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इसमें आपको सेल्फ क्रिएट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी थी, एजुकेटेड जो यूथ था उनको जॉब देनी थी, ये रूरल एरियाज में और स्मॉल टाउन्स में चलाई गई थी। सेकेंड थी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP, ये 1995 में चलाई गई थी। इसका जो टारगेट था वो था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, इसका जो एम था 25 लाख न्यू जॉब्स दी गई थी लोगों को। फिर था स्वर्णा जयंती ग्राम स्वर्ण रोजगार योजना SGST 1999 में चलाई गई थी, असिस्ट पुअर फैमिलीज थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप पे काम किया गया था SHG पे, ठीक है, SHG पे, यूजिंग बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज, इसमें आपका बैंक आपको क्रेडिट देगी, बैंक आपको लोन देगी और साथ ही साथ आपको सब्सिडी भी मिलेगी, तो ये इसलिए चलाई गई थी। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री ग्राम योजना PMGY, ये 2000 में चलाई गई थी, प्रोवाइड सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विस लाइक हेल्थ, एजुकेशन, रूरल शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। इस योजना के तहत आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आपको क्या क्या चीजें देगी, बेसिक जो चीजें होती है ना, बेसिक सर्विस देगी आपको, लाइक हेल्थ केयर प्रोवाइड कराएगी, एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी, शेल्टर प्रोवाइड कराएगी, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगी। तो देखो ये जितने भी प्रोग्राम चलाए गए हैं ये कहीं ना कहीं हमारी जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करने के लिए चलाए गए हैं। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्ना योजना AAY, इसका जो एम था ये था फूड सिक्योरिटी द पुअरेस्ट फैमिलीज, लोगों को फूड प्रोवाइड कराया जाएगा और उसकी सिक्योरिटी भी ली जाएगी कि वो मतलब गंदा खाना ना खाए, एक न्यूट्रेंट वाला फूड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें चलाई गई हैं कहीं ना कहीं ये कंट्री में पॉवर्टी रिडक्शन के लिए ही चलाई गई है, कि जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो सके। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी कि क्या क्या कैसे कैसे स्कीम चलाई गई है जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए चलाई है, और सबका देखिए एम एक ही है, सबका एम एक ही है कि जो पॉवर्टी है उसको खत्म करना, एलिमिनेट करना। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, अब यहाँ चैलेंजेस देखने हैं हमें कि हम इनको कैसे खत्म करें। overlapping scheme and insufficient monitoring limit benefits to those in need। देखिए कई बार क्या हो जाता है, जो हमारी स्कीम चलाई गई है वो ओवरलैप हो जाती है, बीच में गड़बड़ हो जाती है, जितना उन्हें काम करना चाहिए उतना काम वो नहीं कर पाती है, तो जो जितनी हमें नीड है बेनिफिट्स की ना वो इनसफिशिएंट रह जाते हैं, वो सफिशिएंट नहीं हो पाते, जितनी हमें उनकी नीड है या उनकी कुछ लिमिट रह जाते हैं, जितना हम चाहते हैं उतनी चीजें हमें नहीं मिल पाती। ये वो चैलेंजेस हैं जो स्कीम तो गवर्नमेंट ने चला दी बट वो हम तक आते आते उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितनी सक्सेसफुल उनको होना चाहिए, तो हमें उस पर ये चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। स्कीम तो चल गई, ओवरलैप कर गई बीच में ही, या फिर जितनी हमें नीड थी उतना वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाए। सेकेंड हमें क्या देखना पड़ता है, recent initiative focus on improving programs monitoring to enhance effectiveness। तो रिसेंटली उस पर ये फोकस करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, उसको और ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए लोगों की कंडीशन के अकॉर्डिंग, और उसको मॉनिटरिंग करना चाहिए, मतलब बार बार उसको रिवाइज करना चाहिए, बार बार देखना चाहिए उन प्रोग्राम्स को कि सही से वर्क कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। Certain social and economic groups are more susceptible to poverty, highlighting the need to understand its dynamic। Certain social and economic जो ग्रुप होते हैं वो मोर सस्पेक्टेबल होते हैं हमारी पॉवर्टी को लेकर, तो वो हाईलाइट करते हैं इन इश्यूज को ताकि वो इनको देखें और समझें कि इन पे हमें क्या और कैसे काम करना है। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो स्कीम तो चला दी गवर्नमेंट ने बट उसको उतने अच्छे से वो सरवाइव नहीं कर पा रही, उतने अच्छे से चल नहीं पा रही है, बीच में ही ओवरलैप कर गई। तो हमारा काम यह है कि वो सॉरी गवर्नमेंट का काम यह है कि वो उसको फोकस करके देखे, उसको मॉनिटराइज करे, ठीक है, मॉनिटरिंग करे, दोबारा से रीचेक करे कि सही से कर भी रही है या फिर नहीं कर रही है। नेक्स्ट हमारा द चैलेंजेस अहेड, ठीक है, पॉवर्टी, और यहाँ पर वो चैलेंजेस है जो आगे बढ़े हैं, देखते हैं। पॉवर्टी हैज डिक्रीज बट रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। पॉवर्टी डिक्रीज तो हुई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं हुई, काफी हद तक डिक्रीज भी हुई है, बट उसके बाद भी हमें क्या क्या चैलेंजेस है वो ये देखते हैं। डिस्पैरिटी एग्जिस्ट बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया एंड अमंग स्टेट। जो डिस्पैरिटीज थी काफी हद तक कम हुई है बट अभी भी प्रॉपर खत्म नहीं हुई है। रूरल एंड अर्बन और अमंग स्टेट में अभी भी हमें ये देखने को मिल जाती है। फ्यूचर रिडक्शन डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ।
यूनिवर्सल एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एट डिसएडवांटेज ग्रुप्स। देखिए फ्यूचर में रिडक्शन के लिए जो हम जिसके ऊपर डिपेंड है वो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, की इकोनॉमिक अच्छी होगी तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी। यूनिवर्सल एजुकेशन, कि सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये वो प्रोग्राम है कि अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाते हैं, इन पे अच्छे से वर्क किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम पॉवर्टी को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए, एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप, जिन लोगों को एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, जिनको एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है, तो उनको हमें एडवांटेज देना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ऑफिशियली पॉवर्टी डेफिनेशन focus on minimum standards export purpose including human poverty indicators like education, housing and essential service। तो अगर हम पॉवर्टी की डेफिनेशन देखें तो हमें मिनिमम किन चीजों पर फोकस करना चाहिए और किसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, तो वो मेन चीजें हैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडिकेटर्स है लाइक एजुकेशन, हाउसिंग, एसेंशियल सर्विस। जो एसेंशियल सर्विस है वो हमें एक्सपोर्ट करानी चाहिए, इन सर्विसेज पे काम करना चाहिए। एजुकेशन, हाउसिंग और एसेंशियल, जो हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग जो सर्विसेज है उस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। अंत्योदय अन्न योजना, एंश्योर फूड सिक्योरिटी फेसेस इम्प्लीमेंटेशन एंड टारगेटिंग चैलेंजेस। ये जो अंत्योदय अन्न योजना है इसने बहुत ज्यादा चैलेंजेस को फेस किया है, इम्प्लीमेंटेशन को देखा है, फूड सिक्योरिटी, तो इस पे भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। ओवरलैपिंग इन स्कीम एंड पोर मॉनिटरिंग लिमिट प्रोग्राम्स इफेक्टिवनेस, ठीक है, जो ओवरलैप हुई थी स्कीम हमारी, ठीक है, जो स्कीम हमारी ओवरलैप हो गई थी, गवर्नमेंट ने उसको देखा है, उस पर आगे काम भी किया है, तो जो आज के टाइम में काफी ज्यादा इफेक्टिव हो गई है। ओके, नेक्स्ट है अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर द पुअर इज क्रूशियल। जो जेंडर अनइक्वालिटी देखने को मिल रही थी या फिर सोसाइटी में बाकी अदर बेस हमें इनइक्वालिटी देखने को मिल रही थी, अब वो चीजें भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो ये वो है जो चैलेंजेस हमें पहले देखने को मिल रहे थे, अब उन चैलेंजेस को हम क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ये चैलेंजेस थे बट आज के टाइम में हमने इन चैलेंजेस को खत्म कर दिया है और हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पॉवर्टी थी, गरीबी थी, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। तो ये सारे वो चैलेंजेस थे हमारी सोसाइटी में, ये वो स्कीम थी जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए चलाई और उनका हमारे ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ा। बीच में हाँ कुछ ओवरलैप हो गई थी बट उसके बाद भी इनकी जो कंडीशन थी वो बेटर हो चुकी है। तो ये वो स्कीम थी जिसपे गवर्नमेंट ने थोड़ा सा और ज्यादा फोकस किया और आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, बट आने वाले टाइम में चीजें थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। अगर उसको बहुत अच्छे से इस पर फोकस किया जाएगा तो मे बी ये सारी चीजें खत्म हो सकती है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हर कंट्री में, पूरे वर्ल्ड की कंट्री में कहीं ना कहीं ये जो हमें इतना इम्पोर्टेंट और बहुत ही मेन सब टॉपिक है ना, पॉवर्टी, गरीबी, ये पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। ये एक किसी भी सोसाइटी का वो पॉइंट है जिसको कभी भी कोई अच्छी नजर से नहीं देखता है, ठीक है। कोई भी देखते तो एक अलग ही फीलिंग उनके अंदर में आ जाती है इसको। और एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ये नहीं है छोटा सा, ये छोटी मोटी कोई बात है, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है हर कंट्री के लिए, इसको खत्म करना, इस पॉवर्टी को रिड्यूस करना। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर कोई भी आपको फिर भी डाउट होता है या कुछ समझ नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अब मैं बाकी जो टॉपिक है उनको नेक्स्ट क्लास, वैसे सॉरी ये चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस चैप्टर को लेकर अगर कोई भी डाउट होता है या कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को फेस करने को मिलती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। ओके, देख लेना, चेक लो। और हाँ प्लीज, एग्जाम आ रहे हैं सबके, तो इसको नोट कर लो, कॉपी में, कॉपी बुक साथ में लेकर बैठा करो। कोई डाउट होता है कमेंट किया करो और इन जो ये पॉइंट्स है इनको प्लीज नोट कर लिया करो। ओके, तो बाय बाय, मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ एक नई वीडियो में। ओके बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।